Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Almighty, the Most Merciful, the Beneficent. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you are doing well. Today we are going to start lecture number 14 of class 9th, chapter number 2, subject biology. And this lecture is prepared by Usman Mehboob. Dear students, if we recall our last topic, in our last topic we studied about that how plasmodium is transmitted from marshes to the human being or from open environment to the human being, and we studied about law, principle and theory. So today we will discuss about data organization and data analysis. Dear students, डेटा ऑर्गेनाइजेशन और डेटा एनालिसिस बायोलॉजिकल मेथड का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, अगर हम डेटा ऑर्गेनाइजेशन के वर्ड को ब्रेक करें तो हमारे पास दो वर्ड निकलते हैं इससे, डेटा और ऑर्गेनाइजेशन। कि जो डेटा हासिल किया जाता है एक्सपेरिमेंट करने के बाद, उस डेटे को ऑर्गेनाइज किस तरह किया जाता है, किस तरह उसको एनालिसिस का किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि डेटा किसे कहते हैं। अगर हम डेटा को डिफाइन करें कि अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज नेम, डेट और वैल्यूज टेकन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, कि वो इंफॉर्मेशन जो भी किसी चीज़ के ऊपर मुशाहिदा करने के बाद या तजर्बा करने के बाद हासिल होता है, वो क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हॉस्पिटल के अंदर 20 पर्सनस हैं, ठीक है, और उनको चेक करना है कि इनमें से कितने पर्सनस को मलेरिया है। ठीक है, अब डॉक्टर ने क्या किया, उन सबका ब्लड लिया, मतलब उनके ब्लड के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये रिजल्ट्स आए कि उनमें से 5 पेशेंट को मलेरिया है और 15% ऐसे हैं जिनको मलेरिया नहीं है। तो ये सब जो आखिर में रिजल्ट आया वो क्या कहलाएगा, डेटा, क्योंकि वो डॉक्टर ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आया था वो डेटा की फॉर्म में आया था। तो वो डेटा अब डॉक्टर क्या करेगा, उसको एनालाइज करेगा। ठीक है, अब इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट एंड देन टू टेस्ट हाइपोथेसिस, ठीक है, हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए कि वो एक्सपेरिमेंट, वो ऑब्जर्वेशन जो इससे पहले किए गए, वो हाइपोथेसिस जो ऑब्जर्वेशन की बिना पर दिया गया, अब उसको चेक करने के लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं, और उसी डेटा की बेस पे यह बता दिया जाता है कि जो हाइपोथेसिस किया था वो सही है या गलत है। ठीक है, फिर थ्रू द यूज ऑफ और वेरिएबल्स एंड कंट्रोल्स रिजल्ट कैन बी डिटरमाइन। ठीक है, अब इस रिजल्ट जो हमारे पास डेटा आता है, इसको बैलेंस किस तरह किया जाता है। ठीक है, एक जो पेशेंट जो जिसको मलेरिया था और इसके अगेंस्ट दूसरा पेशेंट जो हेल्दी था जिसको कंट्रोल लिया गया, उसको कंपेयर किया जाता है, और कंपेयर करने के बाद डेटा फाइनल किया जाता है, जो एक हमारे पास बिल्कुल ठीक और एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल किसे कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल आर दोज फैक्टर्स बीइंग टेस्टेड इन एक्सपेरिमेंट एंड यूजुअली कंपेयर टू कंट्रोल। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करूँ कि जो आपको ये बात सारी ज़िंदगी याद रहे। ठीक है, वेरिएबल हमारे पास वो फैक्टर्स होते हैं जिनको चेक किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट में अगर हम एग्ज़ाम्पल लें ह्यूमन बीइंग की, ठीक है, कि 5 पर्सन हमने ऐसे लिए जिनको हेपेटाइटिस है और 5 पर्सन ऐसे लिए जिनको हेपेटाइटिस नहीं है। तो ये जो 5 पर्सन हमने लिए, 5 आदमी लिए जिनको हमने चेक करना है, ये 5 आदमी क्या हैं, ये वेरिएबल हैं। ठीक है, और जो वेरिएबल हैं इनको कंपेयर किया जाता है दूसरे वेरिएबल्स के साथ। फॉर एग्जांपल, 5 पर्सन हमने ऐसे लिए जिनको हेपेटाइटिस था, और 5 आदमी ऐसे लिए जिनको हेपेटाइटिस नहीं था, जो बिल्कुल हेल्थी थे। तो हमने अब 5 जो हमने पर्सन लिए जो पेशेंट है मलेरिया हेपेटाइटिस के, ये क्या है, ये वेरिएबल। हमने इनको क्या करना है, चेक करना है किसके साथ, हेल्दी पर्सन के साथ। तो ये जो 5 पर्सन पेशेंट हैं और 5 पर्सन हेल्दी हैं, ये क्या है हमारे पास, ये वेरिएबल हैं। वेरिएबल वो फैक्टर होता है जिसको किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर चेक किया जाता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कंट्रोल की, कि कंट्रोल हमारे पास बेसिकली एक मेजर होता है, ठीक है ना, जिसके बिना पर साइंटिस्ट क्या करते हैं कि अपने एक फैक्टर को उस कंट्रोल के साथ चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक फील्ड है, उसके अंदर 2 टाइप की क्रॉप्स लगी हुई हैं। अगर हम मेज़ की एग्जांपल है मकई की, कि मेज़ के 2 प्लांट हैं, एक प्लांट वो है जिसको डिजीज़ लगती है और एक प्लांट वो है जिसको डिजीज़ नहीं लगती। तो ये प्लांट दोनों क्या, ये दोनों
वेरिएबल हैं, ये प्लांट भी क्या है, ये वेरिएबल है, क्योंकि हम इनको चेक कर रहे हैं, साइंटिस्ट को क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो जब साइंटिस्ट एक प्लांट को दूसरे प्लांट के साथ चेक करेगा, तो ये दूसरा प्लांट जो बिल्कुल हेल्दी है, जिसको डिजीज नहीं लगती, तो वो क्या कहलाएगा, वो कंट्रोल कहलाएगा। ठीक है, कंट्रोल इज अ नॉन मेजर टू विच अ साइंटिस्ट कैन कंपेयर द रिजल्ट्स। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, कंट्रोल एक साथ एक ऐसा एक्सपेरिमेंट लगाते हैं जिसको कोई बीमारी नहीं थी, जो बिल्कुल ठीक होता है, तो उसके साथ अपने रिजल्ट को क्या कर रहे होते हैं, मैच कर रहे होते हैं। ठीक है ना। फिर प्रियर टू कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब द डेटा कलेक्शन मेथड। कि जब भी कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, तो एक्सपेरिमेंट करने से पहले साइंटिस्ट क्या करते हैं, अपना सारा डेटा कलेक्शन मेथड प्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है ना। जब वो अपना सारा डेटा कलेक्शन प्रेजेंट करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जितना भी एक्सपेरिमेंट आगे प्रोसेस होता है वो ईजी हो जाता है। ठीक है। फिर हम बात करें कि ये जो सारा बायोलॉजिकल मेथड कलेक्शन डेटा कलेक्शन मेथड्स पे प्रेजेंट किया जाता है, इससे क्या होता है, हमारे एक्सपेरिमेंट की क्वालिटी इंप्रूव होती है। ठीक है ना। जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं वो हमारे लिए आसान हो जाता है, वो उसमें जितने भी हमने प्रॉपर प्रोसेस करने होते हैं हमारे लिए क्या हो जाते हैं, वो ईजी हो जाते हैं। ठीक है। फिर डेटा को डिफरेंट फॉर्म, जो हमारे पास जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो रिजल्ट्स आते हैं, तो जो मतलब बेसिकली फाइनली हमारे पास डेटा आता है, तो उस डेटा को हम डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। डेटा ग्राफ की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, कि डिफरेंट टाइप ग्राफ बनाए होते हैं। अगर अगर मतलब अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल लें, तो हमारे पास जिस तरह 4 सूबे हैं। ठीक है। अगर हम जो बेसिक मतलब जो मेन है, अगर हम नाम लें के पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान का, तो अगर के अंदर हेल्दी पर्सन ज़्यादा हैं, तो इनका ग्राफ के अंदर इनका ग्राफ ऊपर होगा। ठीक है ना। फिर अगर पंजाब के अंदर कम है, तो उनका ग्राफ थोड़ा नीचे होगा। तो बेस मतलब कि उसको हम ग्राफ के अंदर भी प्रेजेंट कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स के अंदर भी प्रेजेंट कर सकते हैं अपने डेटा को। ठीक है जी। मैप के अंदर भी और डायग्राम के अंदर भी हम ये बता सकते हैं अपने डेटा को कि किस चीज़ का फिगर ज़्यादा है और किस चीज़ का फिगर कम है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे डेटा एनालिसिस, वो डेटा जो हम फाइनली एक्सपेरिमेंट के बाद कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को एनालिसिस किस तरह किया जाता है। ठीक है। अब ये डेटा एनालिसिस क्यों किया जाता है, डेटा एनालिसिस बेसिकली इसलिए किया जाता है कि जो हमारे पास हाइपोथेसिस था, जो हमने एक्सपेरिमेंट मतलब जो हमने इससे पहले जितने भी प्रोसेस किए, हाइपोथेसिस प्रेजेंट किए, उसको हमने चेक करना है कि वाकई वो हाइपोथेसिस ट्रू है या रॉन्ग है। ठीक है। उसके लिए क्या किया जाता है, डेटा को उसका एनालिसिस किया जाता है। ठीक है ना। अब डेटा एनालिसिस नेसेसरी टू प्रूव और डिसअप्रूव। ठीक है, कि वो जो हमने हाइपोथेसिस किया उसको हमने प्रूव करना है और या डिसअप्रूव करना है। ठीक है। जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसको हमने क्या करना है, प्रूव और डिसअप्रूव किसकी बेस पे करना है, डेटा एनालिसिस की बेस पे करना है। ठीक है ना। अब दिस मेथड इन्वॉल्व इन टेस्टिंग और एनालाइजिंग द डेटा और आल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। क्या होता है कि ये जो डेटा इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि एक डेटा को चेक करने के लिए दूसरे डेटा के साथ कंपेयर किया जाता है। ठीक है। एक्सपेरिमेंट फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे किया इस हॉस्पिटल के अंदर, एक्सपेरिमेंट हमने किया दूसरे हॉस्पिटल के अंदर, तो उस हॉस्पिटल के रिजल्ट्स और इस हॉस्पिटल के रिजल्ट्स आपस में क्या किए जाते हैं, मैच किए जाते हैं, इनका एनालिसिस किया जाता है। और फिर जो फाइनल हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं, डेटा जो फाइनल इंटरप्रेट होता है, उसकी बेस पे हम क्या कर रहे होते हैं, रिजल्ट दे रहे होते हैं कि जो हमारे पास आंसर्स हैं वो प्रूफ वो जो प्रूफ हो रहा है या डिसअप्रूव हो रहा है। ठीक है। अगर हम बात करेंगे डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डेटा इन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, दिस माइट इंक्लूड एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। ठीक है। जो डेटा है फाइनली उसको डिफरेंट फार्मूला के तौर पर या स्टेटिस्टिक के तौर पर उसको पेश किया जाता है। ठीक है। अगर मैं सिंपली आपको बताऊं रेशो और प्रोपोर्शन की, कि रेशो किसे कहते हैं और प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, कि किस तरह डेटा को रेशो और प्रोपोर्शन के अंदर प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें रेशो की, कि व्हेन अ रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है, रेशो हमारे पास बेसिकली दो नंबर्स के अंदर रिलेशन होता है। ठीक है। ए एंड बी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक है ना। इसको हम अगर एग्जांपल मैं आपको दूं कि एक नंबर का दूसरे नंबर के साथ क्या करना, रिलेशन देखना। ठीक है ना। सच एज अ रिलेशन इन इज द रेशियो ऑफ वन नंबर टू द अदर। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि एक नंबर का दूसरे नंबर के साथ रिलेशन चेक करना होता है। ठीक है ना। जिस तरह हम कहते हैं कि 1:2, 3:4, A:B। ठीक है ना। A रेशो में भी एक्सप्रेस बाय पुटिंग अ डिवीजन और कोलन मार्क बिटवीन द टू नंबर्स। ठीक है। बट डेट जो हमारे पास रेशो है उसको हम दो तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, या तो हम जो हमारे पास दो लफ्ज़ हैं, जो नंबर्स हैं, उसके दरमियान हम इस तरह के वो डॉट डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें आप, ये तो हमारे पास क्या
तो देखें ये क्या है, ये रेशियो। या तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, तो या तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो इसको प्रेजेंट करने के दो तरीके हैं कि ए रेशो बी, ए के आगे दो डॉट डाल के बी डाल दें, या ए डिवाइडेड बाई बी कर दें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ए रेशो बी या ए कोलन बी, ये हमें बता सकता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि द रेशो बिटवीन 50 मलेरियल पेशेंट एंड 150 नॉर्मल पर्सन इज 1:3। अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि 50 और 150 50 को 1 क्यों कहा गया है और 150 को 3 क्यों कहा गया है, ठीक है। अ रेशियो ऑफ 50 मलेरियल पेशेंट्स। अब हमारे पास 50 जो मलेरियल पेशेंट हैं उसको हमने क्या किसके साथ कंपेयर करना है, उसकी रेशियो किसके साथ निकालनी है, 150 के साथ। तो हमने यहाँ 50 को 1 लिया, 100 को 2 लिया और 150 को 3 लिया। देखें 50 को हमने क्या लिया, 1 लिया, और 150 को हमने क्या लिया, 3 लिया। तो हमारे पास क्या आंसर आया, 1:3, ठीक है, 1:3 इस तरह, ये हमारे पास इसके वो आया। अब ये यहाँ देख भी सकते हैं 1:3, तो हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें प्रोपोर्शन की, रेशो में तो हमने ये किया कि ए रेशो बी, एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ हमने क्या किया, बैलेंस किया, बताया कि एक नंबर का दूसरे नंबर के साथ क्या ताल्लुक है, ठीक है। यहाँ प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोपोर्शन मीन टू जॉइन द इक्वल रेशो बाय द साइन ऑफ इक्वलिटी, ठीक है। वहाँ हमने एक नंबर को आप एक दूसरे के साथ उसका ताल्लुक देखा था। यहाँ हमने एक रेशो का दूसरी रेशो के साथ क्या करना है, हमने इसको क्या करना है, उसको ज्वाइन करना है, ठीक है ना, कि उसके हमने इक्वल रेशो निकालनी है, ठीक है। मीन्स टू ज्वाइन द इक्वल रेशो बाय द साइन ऑफ इक्वलिटी, कि दो रेशो को साइन ऑफ इक्वलिटी से हमने क्या करना है, ज्वाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल देखें कि ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी इज अ प्रोपोर्शन बिटवीन टू रेशो, दिस प्रोपोर्शन में आल्सो बी एक्सप्रेस्ड है, ठीक है। कि ये देखें ए रेशो बी अलग एक रेशो है और सी रेशो जी दूसरी एक रेशो है, ठीक है। तो इन दोनों रेशो का आपस में प्रोपोर्शन हमने फाइंड करना है, देखना है। फॉर एग्जांपल देखें कि ए रेशो बी अलग है और सी रेशो डी अलग है, तो ए रेशो बी इज प्रोपोर्शन टू द सी रेशो डी, कि ए रेशो बी इज इक्वल टू द सी रेशो डी, ठीक है। फिर यहाँ पे एक रूल बताया गया है कि इन एवरी प्रोपोर्शन ऑफ टू रेशोज हैव 4 टर्म्स, ठीक है। ये देखें कि ये टोटल जो प्रोपोर्शन है, ये जो टोटल प्रोपोर्शन है इसमें 4 टर्म्स हैं, ए बी सी एंड डी। अगर हम बात करें इन 4 टर्म में से, ठीक है, 2 टर्म्स ऐसी हैं जिसको हम एक्सट्रीम कहते हैं और 2 टर्म ऐसी जिसको हम मीन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो आपको ए नज़र आ रहा है, ए, और जो आखिर में डी नज़र आ रहा है, ठीक है। ए और डी हमारे पास ये क्या कहलाते हैं, ये एक्सट्रीम्स कहलाते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, एक्सट्रीम्स कहलाते हैं। इसी तरह जो बी और सी हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये मीन्स कहलाते हैं। इस चीज़ में हमने ये इस प्रोपोर्शन में हमने ये सीखा कि जब हम दो रेशो को आपस में इक्वलिटी का साइन देंगे तो वो क्या कहलाएगा, प्रोपोर्शन कहलाएगा। फिर इसके 4 फैक्टर्स हैं, ठीक है, चार इसमें 4 टर्म्स हैं, ठीक है, इन प्रोपोर्शन के अंदर। जो पहली और आखिरी जो इसमें प्रोपोर्शन होगी, लाइक ए और डी, ये क्या कहलाएंगे, ये एक्सट्रीम कहलाएंगे। फिर जो मिड में बी और सी, ये क्या कहलाएंगे आपस में, ये मीन कहलाएंगे, ठीक है। इसमें हमने ये सीखा। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें कि द बेसिक रूल यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स थ्रू द रेशियो एंड प्रोपोर्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन, कि इसमें जो हमारे पास बेसिक रूल है ये किस लिए यूज होते हैं, कि जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या था कि बी और सी का जो प्रोडक्ट है ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये डी और ए के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। हमने प्रोडक्ट ऑफ मीन को इक्वल लाना है किसके, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के, ठीक है। When 3 value in a proportion are known, the fourth one x can be calculated by using this rule, ठीक है। फिर आगे एक रूल बताया गया है जो आपकी बुक में लिखा हो तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है, कि जब हमें किसी एक वैल्यू का किसी एक रेशियो की वैल्यू को पता ना हो तो उसको हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए एक फार्मूला या रूल दिया गया है। तो उस रूल के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि एक जो हमारे पास नहीं दी गई वैल्यू उसको हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विथ मैथमेटिक्स, ठीक है। जिस तरह हमने शुरू में पढ़ा था लिंकेजेस ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड ऑफ साइंसेस, ठीक है, कि बायो का दूसरी फील्ड ऑफ साइंसेस के साथ क्या लिंकेज है, ठीक है ना। तो इसमें हमने पढ़ना है कि बायोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है मैथमेटिक्स के साथ,
कि मैथमेटिक्स किस तरह बायोलॉजी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है और उनको ईजी बनाती है। मैथमेटिक्स एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंस, ठीक है ना, कि मैथमेटिक्स जो है वो बायोलॉजी में एक अपना अहम किरदार अदा करती है, जो कि बायोलॉजी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम बात करें अप्लाइड मैथमेटिक्स की, कि अप्लाइड मैथमेटिक्स किस तरह बायोलॉजी के प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, तो बायोलॉजी के अंदर वेरियस प्रॉब्लम ऐसे हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम उनमें से सबसे पहले बात करें जीन फाइंडिंग की, ठीक है ना, कि हमारे जो सेल क्रोमोसोम्स हैं, जो हमारा सेल है बॉडी के अंदर, जो सेल्स है, इन सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम, और इन क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या है, जीन्स। तो जब हम क्रोमोसोम के ऊपर जीन मैपिंग करते हैं, ठीक है, जीन लिंकेजेस फाइंड करते हैं या जीन की लोकेशन को फाइंड करते हैं, तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी पड़ती है, मैथमेटिक्स की पड़ती है। तो मैथमेटिक्स हमें क्या करता है, हमें जीन फाइंडिंग में हेल्प आउट करता है। ठीक है, फिर अगर बात करें प्रोटीन स्ट्रक्चर की, ठीक है ना, कि डीएनए जो है वो क्रोमोसोम के ऊपर किस तरह लिपटा हुआ है, डीएनए रैप किस तरह हुआ है, डीएनए की जो प्रोटीन है इनके अंदर इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, इनका डिस्टेंस कितना है, अच्छा, और इन्होंने कितना इसको कवर्ड किया हुआ है। ठीक है ना, तो जिस तरह हम बात करें ब्रीडिंग मेथड्स की या इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग की, तो मैथमेटिक्स उसमें एक अहम किरदार अदा करती है। फिर अगर हम मॉडलिंग ऑफ एवोल्यूशन की बात करें, तो एवोल्यूशन की जो मॉडलिंग जो एक प्रॉपर बनाई गई है, जो इससे पहले जो हिस्टोरिकल हम बात करें, हिस्ट्री से लेकर पुराने जितने भी इससे पहले काम हो चुके हैं उनसे लेकर आज तक जितनी भी एवोल्यूशन हुई है, इसकी मॉडलिंग भी किसकी हेल्प से होती है, मैथमेटिक्स की हेल्प से होती है। ठीक है, अगर हम दूसरी बात करें बायो इन्फॉर्मेटिक्स की, ठीक है ना, बायो इन्फॉर्मेटिक्स रेफर्स टू द यूज ऑफ एल्गोरिथम्स, कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डेटा। ठीक है, जिस तरह बायो इन्फॉर्मेटिक्स खुद ही एक मतलब बता रहा है, ठीक है ना, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स की फील्ड के अंदर जितने भी मेथड यूज़ होते हैं, इसमें सबसे पहले कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है ना, और वही कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर उनके अंदर स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स का एक अहम किरदार है, जो कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहले यूज़ ऑफ एल्गोरिथम्स की, कि एल्गोरिथम्स किस तरह बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर यूज़ होते हैं, फिर ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स की बात करें या कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की बात करें, कि ये वो टेक्निक्स हैं जो बायोलॉजिकल डेटा को फाइंड करने में और उसके एनालिसिस करने में हमें हेल्प आउट करती है। ठीक है ना, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी रेफर टू द हाइपोथेसिस ड्राइवन इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम यूजिंग कंप्यूटर्स। ठीक है, कि इसके अंदर क्या होता है कि कंप्यूटर के यूज़ से हम क्या करते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट्स को और उसके जो रिजल्ट आते हैं हम उसको क्या कर रहे होते हैं, उसको उसका एनालिसिस कर रहे होते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके। अगर मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर्स की, सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स वन, ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि यूज़ होता है, जिसके अंदर बहुत सारे फार्मूला हैं और जो कि हम इसको वेरी एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं प्लांट्स की डाटा कलेक्शन की, ठीक है, अगर कोई फार्मर या अगर कोई साइंटिस्ट अपना एक्सपेरिमेंट लगाता है, तो फाइनली उस एक्सपेरिमेंट को वो कंप्यूटर के ज़रिए क्या आखिर में क्या करता है, उसको कैलकुलेट करता है और उसको इंटरप्रेट करता है। तो ये सारा कौन करता है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, और किसकी मदद से, ये मैथमेटिक्स की मदद से। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम बात करें इसकी एग्जांपल की, कि इट इज़ यूज फॉर कैलकुलेशन इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो होते हैं, जीनोम हमारे अंदर बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स के ऊपर जो कोडिंग की जाती है जीन की, कि हमारे क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स की लोकेशन क्या है, जीन के अंदर डिस्टेंस क्या है, जीन की मैपिंग क्या है, इस टाइप्स के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर दिस प्रोजेक्ट इज़ यूज टू डिटरमाइन द जीन सीक्वेंस ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, कि जीन सीक्वेंसेस को भी यूज चेक किया जाता है कि जीन्स किस फॉर्म में सीक्वेंस है। ठीक है, जीन की जो लोकेशन है वो किस फॉर्म में है, कि पहले ए है, फिर बी है, फिर सी है, कि किस तरह जो इसकी प्रोटीन्स हैं, हिस्टोन प्रोटीन फॉर एग्जांपल, या जो इसके जो दूसरे हैं एडोनिन, गायोनिन, साइटोसिन और थायमिन, इनकी जो सीक्वेंसिंग है किस टाइप की है। ठीक है, कि ये क्या लीडिंग है या लैगिंग है, इस टाइप के सीक्वेंसिंग को फाइंड करने के लिए भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, फिर मैथमेटिक्स जो है वो इकोलॉजी में और एवोल्यूशन में भी
यूज़ की जाती है और इसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। ठीक है, आज के टॉपिक में हमने यही पढ़ा। और अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक के अंदर किसी चीज़ की समझ ना आई तो अपने कॉलेज के साथ कंसर्न करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा।